नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड बीएस नेगी जीएस की जो बुक है उत्तराखंड की, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला लेक्चर देखते हैं। इससे पहले 8 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है जहाँ पे हम गढ़वाल का जो परमार वंश है इसका हम सेकेंड वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट इससे पहले आ गया था, ये सेकेंड पार्ट रहने वाला है यहाँ पे आज हम कंप्लीट यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम टिहरी रियासत का जो उदय होता है 1815 के बाद, ठीक है, जिसमें सुतसा राजा बनते हैं, उसको हम बात करेंगे टिहरी नरेशों के बारे में। ठीक है, तो अच्छे देखिए बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, ठीक है, कुछ रीजन हो गए थे, वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब आपकी कंटिन्यूस यहाँ से वीडियो आने वाली है। हाँ, और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बुक को अगस्त मंथ में कंप्लीट करो। हाँ, मेरा पूरा टारगेट है और जहाँ तक है ये पूरी बुक में करवा दूंगा। मुझे यहाँ जहाँ लगेगा कि इस चैप्टर की 2 से 3 पार्ट बने तो वो एक ही लेक्चर अपलोड करूंगा, जो कि आपका 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो एक चैप्टर का एक ही वीडियो आएगा, जिसके आपके जो रिमेनिंग आपके 25-26 चैप्टर बचे हुए हैं वो पूरे आपके 25 डेज में कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके संडे को वीडियो आएगी, सैटरडे को भी वीडियो आएगी, तो कंटिन्यूसली इसको कंप्लीट यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अब राजवंश क्रम की बात करूँ ना, जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा था। ठीक है, अगर हम राजवंश क्रम की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला यहाँ पे जैसे हमने इससे पहले मानसा श्यामसा तक पढ़ लिया था, तो महिपत शाह, उसके बाद पृथ्वीपति शाह, फिर फतेह शाह। फतेह शाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि गढ़वाल का स्वर्ण काम आया था इनके टाइम को। ठीक है, इनके द्वारा अच्छे काम किए गए। फिर प्रदीप शाह आएंगे, ललित शाह, जयकृत शाह, उसके बाद आपके प्रद्युमन शाह। 1804 में ये वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे खुड़बुड़ा के मैदान में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या होता है, परमार वंश का यहाँ पे आता है पतन हो जाता है। इसके बाद टिहरी नरेश आते हैं, सुदर्शन शाह से लेके मानवेंद्र शाह तक, वो हम अगली वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राजा महिपत शाह के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए इनका जो राज्यारोहण की बात है वो 1629 से या 1631, दो डेट है, आपको डेट याद नहीं, डेट नहीं पूछते हैं यहाँ पे, बट इतना याद रखना है कि हाँ 1625 1630 के आसपास इनका टाइम पीरियड था यहाँ पे। देखिए अब मेन चीज ये है ना, श्याम शाह जो थे, इससे पहले कौन थे, इससे पहले श्याम शाह थे। तो श्याम शाह के यहाँ पे ना कोई पुत्र नहीं थे, तो श्याम शाह के कोई पुत्र नहीं थे, तो इनके संतान न होने के कारण इनके चाचा, तो श्याम शाह जो थे, इनके चाचा का नाम क्या था, महिपत शाह। तो इनको क्या होता है यहाँ पे गढ़वाल का शासक बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये पीरियड टाइम पे पूछा जाता है, टाइम पीरियड नहीं, मतलब जैसे आपको सिक्वेंस पूछेगा कि राजाओं का क्रम लगाइए। ठीक है, तो आपको याद रखना श्याम शाह के बाद क्या है, महिपत शाह यहाँ पे आने वाले हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो महिपत शाह थे ना, ये अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे शासन काल में पूरे क्या हुआ, अपने शत्रुओं से जूझते रहे। इनके कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ क्या था, इनके शत्रु बहुत थे, तो इनका लड़ाई होती रही इनकी। ठीक है, इनके पूरे जीवन काल में, इनके राजा बनने के बाद शासन काल जितना रहा इनका, ये पूरा लड़ाई करते रह गए, इसलिए इनको उपाधि मिलती है। एक तो इनको अक्का राजा कहा जाता है क्योंकि इनने मुगल दरबार में जाने से मना कर दिया था। मुगल जो राजा थे उनसे मिलना मना कर दिया, उनकी बातें नहीं मानते थे, तो इनको अक्कड़ राजा कहा गया। ठीक है, दूसरा है गर्व भंजन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज याद रखना, एक आपका गर्व भंजक आएगा, ठीक है, एक आपका आएगा गर्व भंजक आएगा। ठीक है, ये इनके सेनापति आएंगे, उनको कहेंगे, माधो सिंह भंडारी को कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गर्व भंजन याद रखना, नौ और कौ का फर्क है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो गर्व भंजन की बात करूं तो महिपत शाह हो जाएंगे, गर्व भंजक की बात करूं तो ये आपके माधो सिंह भंडारी हो जाएंगे, उनको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो महिपत शाह थे ना, इन्हें हमेशा इनकी लड़ाई होती रही। अब यहाँ पे इनके 3 तो तिब्बत आक्रमण होता है। ठीक है, तो इनके पास सेना जो तिब्बत पर 3 आक्रमण होते हैं। उसके बाद रुचि सूची प्रथा का प्रारंभ। देखिए अब गढ़वाल में क्या होता है, जब गढ़वाल की सेना जब जाती है तिब्बत में लड़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंड थी। अब वहाँ पे सेना लंबे टाइम समय तक रही तिब्बत के अंतर्गत। ठीक है, तो इनके द्वारा वहाँ पे एक रोटी सूची प्रथा की, जो ब्राह्मण उसमें जो राज होंगे वो लोग खाना पीना किस टाइप से खाएंगे, वो सब इन्हीं शुरुआत यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसके बाद है काकू वामोर युद्ध, तिरमचंद के विरुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया ना, इनने क्या किया, इनका पूरा शासनकाल शत्रुओं से जूझते हुए चला गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद देखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे महिपत शाह के महासेनापति के बारे में। ठीक है, महान जो सेनापति थे, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे माधो सिंह भंडारी आते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो माधो सिंह भंडारी का जन्म हुआ था वो मलेथा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था मलेथा में। मलेथा की गुल का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। तो इनका जो जन्म था वो मलेथा, जो कि अभी कहाँ पर है आपका, ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में क्या होता है, इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम था कालू भंडारी। क्या था इनके पिता का नाम, कालू भंडारी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कालू भंडारी कौन थे, तो माधो सिंह भंडारी के क्या थे, पिता थे। ठीक है, इसलिए आपको याद यहाँ पे रखनी है। तो इनकी जो उपाधि थी वो गरुभंजन थी। मलेथा की गुल का निर्माण जो कि 225 फीट है, और तुमुल युद्ध 1640 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तुमुल युद्ध के बारे में एग्जाम में पूछा
जाता है। ठीक है, ये हुआ कब था? ये 1640 के आसपास हुआ था और यहाँ पे क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो गए थे तुमुल युद्ध में, तो याद रखना। इसके बाद अगले आते हैं रिखोला लोधी आते हैं। कौन आते हैं आपके? रिखोला लोधी आते हैं। सिरमौर का और तिब्बत अभियान में प्रमुख भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी और दक्षिण भारत पर विजय भी इनने प्राप्त यहाँ पे की गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक है आपके माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी ने ना, इनको क्यों कहा जाता है गर्वभंजन, इसकी बारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके एकमात्र पुत्र थे। ठीक है, तो देखिए माधो सिंह भंडारी के ना एकमात्र जो पुत्र थे, मात्र एक पुत्र थे, इनका नाम था आपका यहाँ पे गजय सिंह। कौन थे आपके? ये थे आपके गजय सिंह। तो इनके द्वारा गजय सिंह की यहाँ पे क्या करती थी, बलि दे दी थी। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले आते हैं बनवारी दास। तो मोलाराम के पूर्वज माने जाते हैं बनवारी दास, और काकुआ काकुआ मोर युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गए थे। ये तीन चीज आपको याद यहाँ पे रखनी है, इंपॉर्टेंट है। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे रानी कर्णावती के बारे में। ठीक है, तो भूमिका की बात करूं तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में इनने काम किया। ठीक है, इसके साथ ही उपाधि इनको नागकटी रानी, क्योंकि मुगल सेनाओं की इन्हें नाक काट दी थी, तो इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे, नागकटी रानी कहा जाता है। विकास कार्य की, तो देहरादून में जो करणपुर है, ये करणपुर शहर है। ठीक है, या नहरों की निर्माण की बात करो देहरादून में, तो इनके द्वारा ही बनाई गई थी, और करणपुर जो बसाया गया था वो इनके द्वारा यहाँ पे बसाया गया था, इनके नाम पे करणपुर कहा गया। ठीक है, ऐतिहासिक विजय की मैं बात करूं तो 1635 में मुगल सेनापति नवाजत खां को दून घाटी में इनके द्वारा क्या कहता है, हराया यहाँ पे गया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेन चीज यही है। तो 1635 के आसपास की बात है। तो इनके द्वारा यहाँ पे सेनापति इनके जो नजारत खां थे, उनको हमला किया और यहाँ पे इनके द्वारा, और इसी में इनने मुगल सैनिकों की क्या किया, यहाँ पे पकड़ के उनकी नाक काट दी, इसलिए इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना यहाँ पे जाता है। ठीक है, और कहा किसने मेन चीज, तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा। किसने कहा? शिव प्रसाद डबराल जी ने क्या कहा, इनको नागकटी रानी के नाम से इनको दिया गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में, हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। महीपत शाह के बाद कौन आते हैं? पृथ्वीपति शाह आते हैं। ठीक है, अब जिसमें महीपति शाह की मृत्यु होती है ना, उस समय उनका पुत्र कौन था? महीपत शाह के पुत्र कौन थे यहाँ पे? ये थे आपके पृथ्वीपति शाह थे। ठीक है, अब ये क्या थे? अवयस्क थे। ठीक है, इसलिए इनकी संरक्षिका रूप में किसने काम किया? जो हमने पढ़ा, रानी कर्णावती के द्वारा इनका काम यहाँ पे किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनके शरण के बारे में। तो पृथ्वीपति शाह ने शाहजहां के पोते सुलेमान सिकों को गढ़वाना शरण दी थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो सुलेमान सिको थे, इनको शरण किसने दी? तो पृथ्वीपति शाह ने इनको यहाँ पे शरण दी थी। ठीक है, तो यहीं से मेन लड़ाइयाँ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और संयंत्र की बात करूँ, ठीक है, अब इनके धोखा किसने दिया, मतलब कहने की बात है, अब इनके शरण दी गई थी, बट बाद में फिर भी कहीं ना कहीं इनके राज्य में किसी ने इनको वहां पे बता दिया गया के बारे में। तो पुत्र मेदनी शाह ने, तो इनके पुत्र कौन थे? मेदनी शाह थे। तो मेदनी शाह ने सुलेमान सिकों को पकड़कर दिल्ली औरंगजेब को सौंप दिया। अब औरंगजेब आपको पता है काफी क्रूर शासक था। ठीक है, तो औरंगजेब, तो सुलेमान सिकों को पकड़ के किसने? मेदनी शाह ने। ठीक है, तो मेदनी शाह ने धोखा दिया अपने राज्य को और 1662 में इनको यहाँ पे सौंप दिया। अब दंड के रूप में क्या होता है, तो जैसे ही आप पता चलता है कि मेदनी शाह ने ये काम किया है, तो पृथ्वीपति शाह के द्वारा क्रोधित होकर पृथ्वीपति शाह ने क्रोधित होकर अपने पुत्र मेदनी शाह को देश निकाला कर दिया गया। ठीक है, अपने राज्य से निकाल दिया गया और ये दिल्ली चले गए। ठीक है, फिर बाद में इनकी वहाँ पे दिल्ली में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये औरंगजेब के साथ रहे थोड़े टाइम तक, फिर इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में, पृथ्वीपति शाह के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। मेन तो ये पूछा जाता है कि शरण किसने दी थी करके। ठीक है, और ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो ये सुलेमान सिको थे ना, जो सुलेमान सिको थे, इनके एक इनके जो पिता थे, मतलब इनका जो बेटा दारा सिको, ठीक है, कौन था? दारा सिको था। ठीक है, तो दारा सिको था, इनको क्या कहा जाता है? लघु अकबर कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो लघु अकबर जो कहते हैं, दारा सिको कहते हैं। ये कौन थे? ये सुलेमान सिको के क्या थे? पिता थे यहाँ पे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, और इसीलिए अब ये एक चीज इसमें ये भी है, जब सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए ना, जो अकबर की जो औरंगजेब की सेना थी, ठीक है, ये इनने औरंगजेब ने सेना ने एक जय सिंह करके थे। ठीक है, तो जय सिंह को ही यहाँ पे क्या हुआ, गढ़वाल भेजा था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब ने ये सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए
किसको गढ़वाल भेजा था? तो ये थे जय सिंह को यहाँ पे भेजा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और राम सिंह, इसी के साथ एक थे राम सिंह और थे मैंने अभी आपको बताया मेदनी शाह। ठीक है, तो मेदनी शाह और यहाँ पे राम सिंह के द्वारा ही सुलेमान सिंह को दिल्ली दरबार में पेश किया था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक कहानी है कि जैसे जैसे उनके मतलब आपका जो पृथ्वी शाह का जो राज्य था, तो यहाँ से ये जैसे लग गया था कि यहाँ पे मुझे पकड़ने वाले हैं, तो जो सुलेमान सिंह को था ये पुरात को भागा घर उस राज्य से निकल गया। फिर वहाँ पे वहाँ के आपस जो गाँव जो साम्राज्य था वहाँ गाँव थे, वहाँ लोगों ने इनको पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि मतलब ये कह सकते हैं कि पृथ्वीपति शाह ने इसे अच्छे से इनको यहाँ पे शरण दी थी करके। ठीक है, तो ये कहानी है इसके ऊपर, तो वो कभी फिर अभी तो हमारा वीडियो फास्ट चल रही है, फिर कभी उनको कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि पराक्रमी, ये क्वेश्चन पूछता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र तो मेदनी शाह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीपति शाह पराक्रमी थे और मेदनी शाह ने क्या हुआ, औरंगजेब से डर के उसकी हेल्प कर दी और सुलेमान सिंह को वहां पे दे दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख हम लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज और है, मेदनी शाह के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि इनके द्वारा कहा गया था, मेदनी शाह के द्वारा, कि मेरी गंगा होली तो मेरी पाल होली। ठीक है, तो मेरे पास आली, मेरी गंगा जो होगी, ऐसे इनके द्वारा कहा गया था, तो मेरी गंगा जो होली तो मेरे पास आएगी। मतलब जो कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान के समय देसी राजाओं के बीच जब मेदनी शाह ने कहा कि मेरी गंगा होगी तो मेरे पास ही आएगी, मतलब मेरे पास से आली। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे राजा फतेह शाह के बारे में। ठीक है, तो गढ़वाल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ही क्वेश्चन हो जाता है गढ़वाल का शिवाजी। तो गढ़वाल का शिवाजी उपाधि किसको मिलती है? ये मिली है राजा फतेह शाह को, यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, स्वर्णकाल या चरमकोर, स्वर्णकाल माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट ना इसकी इनकी संरक्षिका रूप में किसने काम किया था? राजमाता कटौची ने किया था। किसने? राजमाता कटौची ने। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमने हमने रानी कर्णावती के बारे में सुना, पृथ्वीपति शाह का संरक्षण दिया, उसके बाद फतेह शाह में टाइम पे रानी कटौची आएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक चीज और है, जो आपके फतेह शाह है ना, तो फतेह शाह का एक यहाँ पे घोड़े में बैठा हुआ चित्र मिलता है। ठीक है, तो घोड़े में बैठा हुआ चित्र किसका मिलता है? ये मिलता है आपका, ये मिलता है फतेह शाह का, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये जो गढ़वाल का हम स्वर्णकाल की बात कर रहे हैं ना, कि गढ़वाल के स्वर्णकाल कहते हैं, तो ये किसने कहा? ठीक है, तो ये कहा था मतीराम ने। किसने कहा था? ये कहा था आपके मतीराम ने यहाँ पे कहा था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेह शाह के टाइम को यहाँ माना जाता है। ठीक है, चलिए उपाधि की बात करूं, गढ़वाल का अकबर इनको कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की भांति प्रभावकारी मुद्रालेख लिखवाए इनके द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा अच्छे से काम करवाए गए, इसलिए इनको ये माना जाता है। गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है, गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। साथ में समुद्रगुप्त की तरह इनके द्वारा क्या किया गया? मुद्रालेख लिखवाए। और स्वर्णकाल 33 वर्षों का स्थिर शासनकाल रहा, जिसे गढ़वाल का स्वर्णकाल कहते हैं। 33 साल तक इन्होंने शासन किया, और इतने लंबे समय तक शासन करना, इसका मतलब है कि इनका टाइम पीरियड काफी अच्छा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब हम शिवाजी की बात करें, शिवाजी के भी दरबार में नवरत्न थे, तो ऐसे ही जो आपके फतेह शाह है ना, इनके दरबार में भी नवरत्न थे। तो कौन कौन थे? देखिए, खैतराम धसमाना, सुरेंद्रनाथ गथवाल, हरिदत्त नोटियाल, रुधिदत्त कमोठी, शशिधर डुंगवाल, बासानंद बहुगुणा, सहदेव चंदोला, हरिदत्त थपड़ियाल, कीर्तिराम कंठोला। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ अभी कभी क्या होगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट कभी अब क्वेश्चन का लेवल जैसे बढ़ रहा है ना, कभी कभी पूछेगा इसमें से नवरत्न में से कौन से नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकता है मैचिंग फॉर्म यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो फतेह शाह के टाइम पे नवरत्न ये थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। और जो फतेह शाह थे, इनके द्वारा ही जो देहरादून है, तो देहरादून में यहाँ पे इनके द्वारा ही गुरु राम राय, ठीक है, तो गुरु राम राय को यहाँ पे क्या हुआ, अपने दरबार में यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए भी इनके किया गया था। इसलिए फतेह शाह के टाइम को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं काफी। ठीक है, अब फतेह शाह और सिख के संबंध है। देखिए, सिखों के संग इनकी लड़ाई भी होती है। तो सैन्य संघर्ष की बात करूं तो भगाड़ी का युद्ध होता है 1689 में। ठीक है, तो भगाड़ी का युद्ध होता है 1689 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें गोविंद सिंह व फतेह शाह के बीच में होता है। किसके होता है? गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के बीच में देखने को मिलता है। इसका वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा, देखिए गुरु गोविंद सिंह की एक आत्मकथा है, विचित्र नाटक में किया गया है। तो इस युद्ध का
वर्णन इस किताब में देखने को आपको यहाँ पे आत्मकथा में देखने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी हुई है इसमें देखने को मिलता है। धार्मिक संरक्षण गुरु राम राय, देखिए तो गुरु राम राय को इनके द्वारा दरबार में आमंत्रित किया। देहरादून में गुरुद्वारा निर्माण हेतु इनके द्वारा क्या किया, 3 गाँव, कौन कौन से, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, तो ये 3 गाँव यहाँ पे क्या किया इनके द्वारा यहाँ पे दान किए गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये भी याद रखने हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। बाकी मेन चीजें हो गई। तो फतेह शाह को गढ़वा का अखबार कहा जाता है, नवरत्न थे इनके दरबार में। ठीक है, इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, 33 साल इनने यहाँ पे शासन किया था। तो ये मेन चीजें आपको याद यहाँ पे रखनी है। और राजमाता कटोची का संरक्षण इनको प्राप्त यहाँ पे था। ठीक है, इसके बाद अगले आते हैं प्रदीप शाह। ठीक है, एक बार देखते हैं राजा प्रदीप शाह के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिखना आपको। देखिए शासनकाल शुरुआत बात करूं तो राजधानी धामबुला स्थानांतरित की गई 1717 में। इसके बाद विनाशकारी रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में 1743 में होता है। आर्थिक पतन की बात करते हैं तो कुमाऊं के कल्याण चंद्र की सहायता रोहिलों को 3 लाख रुपए की भारी कर चुका है इनकी तरह, और राजकोष खाली हो गया। देखिए अब ऑब्वियसली होता है ना, कभी भी आप किसी को ज्यादा राजकोष दे रहे हैं, ठीक है, किसी को ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, आपके ज्यादा अटैक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका वो बाहर कहाँ पे जाएगा, आपके राजकोष में जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो प्रदीप शाह के टाइम को आपको याद रखना है। और इनकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी, तो ये थी कनक देई थी। कौन थी, कनक देई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीनों को याद रखना, आपको कटौची का नाम भी याद रखना है, आपको कर्णावती जी का नाम रखना है, आपको कनक की, क्योंकि मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन रैपिडली काफी ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो प्रदीप शाह है ना, इनका जो इनके सिक्के हैं ये रखे गए हैं लखनऊ म्यूजियम में। कहाँ पे रखे गए हैं, लखनऊ म्यूजियम में रखे गए हैं, जो कि 1707 से लेके 1751 के सी है। ठीक है, 1757 के बीच के हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। इनके कुछ दान पत्र भी मिले हुए हैं, इनके सिक्के मिले हुए हैं, तो यहाँ से हमको इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे एक ही और पूछी जाती है, तो जो प्रदीप शाह है ना, तो प्रदीप शाह के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। ये कौन थे, मेधाकर शर्मा। ठीक है, तो मेधाकर शर्मा कौन थे, इनके दरबारी कवि यहाँ पे माने जाते हैं, जिनका क्या कहता है रामायण प्रदीप। ठीक है, रामायण प्रदीप जो है, तो इनके द्वारा ही क्या की गई थी, वो रचना इनकी की गई थी। इनके द्वारा चित्रकार मोलाराम को संरक्षण प्राप्त दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रदीप शाह के टाइम के, तो इसको मेन में याद कर लेना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और 1743 में बताई दी आपको, यहाँ पे विनाशकारी रोहिला आक्रमण इनकी टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, और जो आपका पवार राजवंश है, ठीक है, तो प्रदीप शाह के टाइम को ही यहाँ पे चंद वंश और परमार वंश याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है यहाँ पे, क्या माना जाता है, मित्रता का काल माना जाता है। इनके बीच मित्रता थी, कुमाऊं गढ़वाल मित्रता का टाइम पीरियड को माना जाता है, वो प्रदेश शाह के टाइम पीरियड को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कुछ ये क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, तिमासी क्या था करके। ठीक है, तो तिमासी यहाँ पे एक क्या थी, प्रदेश शाह के टाइम की 2 ताम्र मुद्राएं थी, मुद्राएं। ठीक है, याद रखना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है कि प्रदेश शाह के पीरियड के टाइम पे ही देखने को इनके बारे में यहाँ पे अपनी मिलती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इनका आर्थिक पतन होता है क्योंकि इनके अटैक वगैरह होते हैं, फिर राजकोष रोहिलों का आक्रमण होता है 1743 में, तो राजकोष इनका खाली यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद देखिए मेन थोड़ा इनके बारे में, ललित शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो ललित शाह को, जिसमें ललित शाह का शासन चलता है गढ़वाल में, तो कुमाऊं में शासन किसका था, ये था दीपचंद का। ठीक है, तो दीपचंद का शासन देखने को मिलता है। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, देखिए पृष्ठभूमि की बात करूं मैं, ठीक है, तो पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो देहरादून पर सिक्कों के लगातार आक्रमण और हसदेव जोशी का कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण गोरखाओं को। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना। ये था ललित शाह का टाइम पीरियड था। बगवाली पोखर युद्ध होता है 1779 में, मोहनचंद को पराजित कर किया गया और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी बैठाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ललित शाह के बाद में। जो कुमाऊं में यही माना जाता है कि पहली बार जब कुमाऊं गढ़वाल का एक ही शासक रहा, वो कौन रहा, वो प्रद्युम्न शाह ही रहे। ठीक है, तो याद रखना है, मोहनचंद को पराजित किया गया और कुमाऊं पर भी क्या हुआ, यहाँ पे गद्दी बैठा दिया, प्रद्युम्न शाह को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, दुखावंत की बात करूँ तो दुल्हड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु यहाँ पे किसकी, ललित शाह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो हर्षदेव जोशी थे, प्रधान, इनको प्रद्युम्न शाह का क्या है, प्रधानमंत्री भी नियुक्ति यहाँ पे किया गया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ललित शाह के यहाँ पे 4 पुत्र होते हैं। कितने होते हैं? इनके 4 पुत्र होते हैं। एक होते हैं जयकृत शाह, ठीक है, एक होते हैं प्रद्युमन शाह, एक होते हैं आपके पराक्रम शाह, और एक होते हैं प्रीतम शाह। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हवालाबाग में जो नामक स्थान है वहाँ पे मलेरिया से मृत्यु हो जाती है और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो ललित शाह है, ललित शाह और जो आपके सिख थे, ठीक है, तो सिखों के बीच में एक युद्ध होता है, सिरमौर का युद्ध। कौन सा? सिरमौर का। ठीक है, सिरमौर युद्ध होता है। तो सिरमौर युद्ध होता है 1778 में होता है। ठीक है, तो सिरमौर का युद्ध होता है 1778 में। तो आपको यहाँ पे याद रखना, देहरादून के में आक्रमण यहाँ पे किए, मतलब 3 बार आक्रमण होता है, 75 में, 78 में, देहरादून में, फिर आपका सिरमौर वाला भी जो होता है वो होता है 1789। ठीक है, इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जयकृत शाह आंतरिक गुटबाजी और विश्वासघात। ठीक है, अब इसमें आंतरिक गुटबाजी यहाँ पे हो जाती है, तो कह सकते हैं कि 1780 से लेके 1785 के आसपास। ठीक है, 1785 के आसपास चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राजा जयकृत शाह आंतरिक गुटबाजी और विश्वासघात की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब होता क्या है, तो जयकृत शाह के बाद इनके दरबार में ना आपसी 2 गुट बन जाते हैं। ठीक है, इनके आंतरिक कलह होता है, गुटबाजी होती है, तो 2, एक आपका खंडूरी गुट बन जाता है, एक आपका डोभाल गुट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो कृपाराम डोभाल की हत्या के दरबार में तनाव और अविश्वास का वातावरण बन गया था, और इसके बाद 1786 में हताश होकर राजा ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। जयकृत शाह ने, याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सिक्कों के लगातार आक्रमण बचने के लिए राखी नामक कर चुकाने का विवश हो गए। राखी नामक कर ये सिक्कों को देते थे क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या होता है, सिक्कों के आक्रमण हो रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा ललित शाह के टाइम से आक्रमण यहाँ पे शुरू हो गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इनके द्वारा राखी नामक कर किसने चुकाया? कर। राखी क्या था ये पूछता है। ठीक है, तो राखी एक क्या था, एक कर था, टैक्स था। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और 2 गुट यहाँ पे बन जाते हैं, और आंतरिक कलह के कारण ही फिर यह करते हैं रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत यहाँ पे ये कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेन चीज़ यहीं पे, मेन आपको यहीं पे याद रखना है। ठीक है, तो रघुनाथ मंदिर में अपना जीवन अंत किसने किया था, आपको याद रखना है, तो ये क्या था, जयकृत शाह के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अब फिर जयकृत शाह के उसके बाद प्रद्युमन शाह अपनी पैतृक संपत्ति श्रीनगर से क्या करते हैं, कुमाऊं में जोशियों को लुटवा देते हैं। ठीक है, ये भी काफी है, इसलिए गढ़वाल में जोशियारी कांड के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, तो जोशियारी कांड के बारे में भी हम आगे आगे देखते हैं। अब राजा प्रद्युमन शाह और, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, राजा प्रद्युमन शाह दुखद संयुक्त शासक। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, गढ़वाल का हुमायूं पहली किसको कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रद्युमन शाह को कहा जाता है क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर राज करने वाला एकमात्र शासक थे, और इनका राज्य से 2 बार होता है इस टाइप से, क्योंकि हुमायूं का भी देखा आपने, संघर्ष करते करते 2 बार गद्दी पर बैठते हैं, और निरंतर संघर्षों के कारण इन्हें गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। निरंतर इनके जीवन में क्या है, संघर्ष चलते रहे। ठीक है, कभी ये गढ़वाल में लड़ रहे हैं, ठीक है, कभी ये कुमाऊं में लड़ रहे हैं, कभी ये संयुक्त, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संयुक्त रूप से गढ़वाल और कुमाऊं का एकमात्र राजा कौन हुआ था? तो प्रद्युमन शाही थे उस टाइम, मतलब गढ़वाल के राजा बन गए थे और कुमाऊं के बन गए थे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जो आप पढ़ते हो 1700 यहाँ पे 1700 लेके 85 तक के आसपास की बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए भयंकर प्राकृतिक आपदाएं। अब 1995 में क्या होता है, 91 और 92 नामक विनाशकारी अकाल पड़ता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो 91 92 कहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो संवत था ना, वो संवत था वो 1851 और 52 था। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो संवत जो था 1851 और 52 था, इसलिए इसको 51 कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, विनाशकारी क्या होता है, यहाँ पे एक अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रद्युमन शाह के टाइम पे यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इसी साथ ही 1803 में भूकंप आता है। अब सबको पता है यहाँ पे गढ़वाल में काफी ज्यादा भयंकर भूकंप आता है। इसके बाद ही क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका फायदा, सॉरी गोरखाओं ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि 1804 में जब अटैक करते दोबारा प्रद्युमन शाह के टाइम पे, कि उस टाइम पे क्या था कि पूरा जो साम्राज्य, जो परमार राजवंश था, ठीक है, जो इनका राज्य था पूरा, तो वो भूकंप से क्या कहता है, वैसे ग्रसित था पूरा। ठीक है, और भयंकर भूकंप जिसने गढ़वाल की पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिससे गोरखाओं ने आक्रमण का मार्ग प्रस्तुत हुआ था। अब गोरखाओं को लगा कि अभी तो पूरा जो प्रशासन है वो उसमें बिजी है और पूरा वहां पे विनाश चीजें हो चुकी है, लोग, बहुत लोगों की डेथ हो गई है, तो अभी अच्छा फायदा है कि वहां पे अटैक करके वहां पे अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है,
इसके साथ ही आगे देखिए, खुरबुड़ा का ऐतिहासिक युद्ध 1804 में होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्रद्युमन शाह की सेना, एक साइड प्रद्युमन शाह की सेना होती है, एक साइड गोरखाओं की सेना होती है, दोनों में क्या होता है, भयंकर युद्ध होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो प्रद्युमन शाह थे, इनके 1200 सैनिकों की सेना थी। ठीक है, और जो गोरखाओं की सेना थी, उसमें जो मेन थे वो थे अमर सिंह थापा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, अमर सिंह थापा और हस्तदेव चौतरिया के नेतृत्व में विशाल आक्रमण होता है। ये जो सेनाएं थी, ये ऑलरेडी कुमाऊं में तो कुमाऊं में जो थी ऑलरेडी 14 साल से शासन कर रही थी, 1790 से शासन कर रही थी यहाँ पे। अब 1804 में क्या हुआ, इन्हें दोबारा यहाँ पे अटैक कर दिया है गढ़वाल पे, क्योंकि गढ़वाल पे 1791 में इन्हें अटैक किया, बट वहां पे सक्सेस नहीं हो पाए थे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट डेट है, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये डेट बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, मैचिंग फॉलोइंग में भी आती है। और सहारनपुर में अपना सिंहासन बेचकर किसने, ठीक है, सिंहासन बेचकर 1200 सैनिकों की सेना तैयार की, किसने, प्रद्युमन शाह ने, और गुर्जर राजा रामदयास सिंह की सहायता की थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए यहाँ पे खुरबुड़ा के मैदान में, और इसके साथ ही स्वतंत्र गढ़वाल का पतन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र गढ़वाल का पतन कब हुआ, तो ये हो गया था आपका 1804 में यहाँ पे हो गया था। ठीक है, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 1803, इसको याद रखना, 1803 में जो अमर सिंह थापा, हस्ती चौधरी, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपको याद यहाँ पे रखना है। और इसके साथ ही अगर खगबुड़ा के मैदान में जो युद्ध होता है, ठीक है, इसके बाद ही प्रद्युमन शाह क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके जो छोटे भाई थे, उनका नाम था आपका प्रीतम शाह। कौन थे आपके, प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह को गोरखाओं के द्वारा क्या कहता है, बंदी बना लिया जाता है और इनको नेपाल भेजा जाता है। ठीक है, और इनके पुत्र थे, जो इनका पुत्र था, इनका नाम है सुदर्शन शाह। इनको बारे में आगे पढ़ेंगे हम, इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह का जो ये होता है, ये कहाँ चले जाते हैं, भागकर हरिद्वार चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं। बाद में अंग्रेजों की सहायता मांगते हैं, फिर यहाँ पे गोरखाओं को भगाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे जब इनका शासनकाल यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पराक्रम शाह पतन का कारण। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहचान की बात करूं, प्रद्युमन शाह के भाई थे। ठीक है, पराक्रम शाह। ऐतिहासिक आलोचना की बात करें तो मोलाराम के प्रसिद्ध ग्रंथ है गढ़ गीता संग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गढ़ गीता संग्राम है, या इसको गढ़ी का नाटक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अत्याचारों का वर्णन किया है, किसके, पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन किसमें किया गया है, गढ़ गीता संग्राम में, या फिर गढ़ी का नाटक में किया गया है। ठीक है, अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध क्या था, संकट के समय वफादार मंत्रियों खंडूरी भाइयों और रामीयन धरणी, जो खंडूरी भाई थे रामीयन धरणी की निर्मम हत्या इनके द्वारा कर ली गई थी। ठीक है, तो अक्षम्य अपराध था इनका, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके जो वफादार मंत्री थे, ठीक है, अपने वफादार मंत्रियों को इनके द्वारा क्या मार दिया गया। और आंतरिक कलह और स्वार्थ ने गोरखाओं के खिलाफ राज्य को अत्यंत कमजोर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा था ना, आंतरिक कलह जहाँ पे भी होती है ना, आपके परिवार में देखा होगा, आंतरिक कलह होगी तो बाहर का फायदा उठाता है कोई ना कोई। ठीक है, आप कहीं भी देश के अंदर देखिए, अगर देश के अंदर भी की चीज है तो दूसरी शक्ति आके वहाँ पे फायदा उठाएगी, क्योंकि वो आंतरिक कलह में क्या हुए, अपने बीच में लड़े, और क्या होता है, उनको ये कह सकते हैं कि ललचाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लड़ाई के टाइम पे। चलिए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड देखने वाले हैं यहाँ पे, टिहरी रियासत से पूर्व गढ़ प्रशासन कैसा था करके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए अगर हम देखते हैं तो पहले क्या था, संपूर्ण राज्य होता था। ठीक है, राज्य किसमें था, ये मंडल में था। ठीक है, मंडल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, ठीक है, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, इतना याद रखना। ठीक है, ये तो यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है, इसको ध्यान, इससे ध्यान मत देना, ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी यहाँ पे। ठीक है, फिर से आपका परगना, जो कि कालांतर में मंडल का नया नाम है। ठीक है, तो परगना संपूर्ण राज्य, बीच में मंडल, फिर आपका परगना यहाँ पे होता था। अब हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, तो पवार शासकों ने वैष्णव, शैव और शाक्त परंपराओं के प्रति सम्मान, आदर और उच्च सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसके टाइम पे देखिए वैष्णव संप्रदाय भी सही चल रहा था, शैव संप्रदाय भी ठीक ही चल रहा था। ठीक है, इन्हें सबको क्या किया, यहाँ पे एक उच्च सहिष्णुता का रूप दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया पवारकालीन मंत्रिमंडल के पदाधिकारी। देखिए अब यहाँ से मैचिंग फ्लाई में क्वेश्चन आते हैं। पहला है राजमहिषी, जो कि महारानी थी। कुंवर या जो राजकुमार होते हैं। ठीक है, गुरु, राजगुरु, देख कुंवर जो राजकुमार होते थे। ठीक है, कुंवर कहा जाता है राजकुमार को, इनको याद रखना। इसके साथ ही गुरु थे, राजगुरु हो गए, फिर एक पुरोहित होते थे। देखिए गुरु अलग है, पुरोहित अलग है। ठीक है, पुरोहित अलग होते थे। मुख्तार, महामंत्री को मुख्तार कहते थे यहाँ पे। वजीर, जो प्रशासन अध्यक्ष होता था ना, उसको यहाँ पे वजीर कहते थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वजीर और मुख्तार के बारे में खास कर। ठीक है, दीवानी, सेनापति होता था, दीवान सेनापति होते थे। दप्तरी, राज्य देश प्रभारी, जो राज्य देश का प्रभारी था उसको दप्तरी कहते थे। बक्सी, दूत प्रसिक का कार्य करने वाला बक्सी होता था। नेगी क्या थे, देखिए नेगी पहले क्या था, एक पद था। ठीक है, तो संप्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि होते थे। और गोलदार क्या थे, राजधानी सुरक्षा अध्यक्ष को गोलदार कहते थे। ठीक है, मतलब याद रखो, जो राजधानी थी उसका सुरक्षा अध्यक्ष, मतलब सुरक्षा का अध्यक्ष कौन था, गोलदार। ऐसे लो, ये वो आपका साम्राज्य है, ये पूरा गोलदार, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और वकील, जो कि एक राजदूत होते थे आपके। ठीक है, ये 12 इंपॉर्टेंट है, इनको देखना एक बार, मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आगे देखते हैं पवारकालीन मंत्रिमंडल, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
महिषी जो महारानी होती थी, वजीर प्रशासन अध्यक्ष होता था, दीवान सेनापति, ये स्लाइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे इसको स्लाइड में दे दिया है, ठीक है। मुख्तार मुख्यमंत्री यहाँ पे होते थे। पवारकालीन मंत्रिमंडल का भाग 2 देखते हैं। इसमें दफ्तरी राजदेश प्रभारी होता था, गोलदार राजधानी सुरक्षा अध्यक्ष होता था। अब दफ्तरी के अंतर्गत एक बख्शी होते थे जो दूध प्रेषित का कार्य करते थे, ठीक है। अब गोलदार के अंतर्गत एक गोलदार था जो कि राजधानी का सुरक्षाध्यक्ष था, और राजगुरु धर्माधिकारी जैसे शंकर गुरु, श्रीनिवास गुरु उस टाइम पे जो थे ये राजगुरु क्या थे, ये आपके यहाँ पे राजगुरु थे, किसमें, जो पवारकालीन मंत्रिमंडल था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम संश्लेषण की बात करते हैं, विदेशी संबंध गतिशीलता के बारे में देख लेते हैं। पहले आपके मुगलों के साथ बात करता हूं मैं, ठीक है। तो मुगलों के साथ अगर मैं बात करता हूं तो प्रारंभिक शत्रुता कर्णावती द्वारा नवाजत खान को हराया। देखिए नागकटी रानी को कहा जाता है, इनने मुगल सेना की नाक काट दी थी, तो इनके साथ क्या हुआ, इनका जो गतिशीलता करना शुरू हो गया, मतलब लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कर्णावती द्वारा नवाजत खान को हराया से लेकर बाद में कूटनीतिक संपूर्ण पृथ्वीराज जो पृथ्वीपति द्वारा अंग्रेजी को प्रसन्न करने हेतु पुत्र को निर्वासित करना, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी जो कि एक यहाँ पे विदेशी जो या कह सकते हैं कि बाहरी राज्यों के साथ जो इनके संबंधों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सिक्का आते हैं, इनके साथ मित्र संबंध से मिश्रित थे, ठीक है। ज्यादा लड़ाई भी नहीं थी, ज्यादा वो भी नहीं थे, ठीक है, मिश्रित टाइप के थे। फतेसा का भंगाड़ी युद्ध बनाम गुरु राम राय को गुरुद्वारा निर्माण हेतु संरक्षण, दो चीजें थी, इनको भंगाड़ी का युद्ध भी होता है इनके साथ, फिर बाद में इनको 3 गांव दिए जाते हैं गुरुद्वारा के लिए। अतः सिक्कों को राखी कर चुकाने, अब राखी कर दिया था सिक्कों को, ठीक है, सिक्कों की लड़ाई हुई तो राखी कर क्या था, सिक्कों को दिया जाता था एक प्रकार से, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैंने बताया ना कि जब मैं आगे पढ़ा रहा था आपको, मैंने कहा कि इससे राजकोष में कमी आ गई, क्योंकि बहुत से टैक्स जा रहे हैं, कुछ टैक्स बहुत देने पड़ रहे हैं कर, और यहाँ पे कमाई कुछ हो नहीं रही है, तो ये पूरा क्या होगा, जो आपका प्रभाव राजवंश था वो कमजोर पड़ने लग गया था, ठीक है। इससे इसका फायदा भी बाद में गोरखाओं ने भी उठाया यहाँ पे। फिर गोरखाओं की बात करूं तो विनाशकारी 1791 में आक्रमण को टाला गया। पहले तो देखो 1790 में क्या होता है, कुमाऊं आक्रमण होता है, फिर ये गढ़वाल में भी आते हैं पर यहाँ पे हार जाते हैं, नहीं जीत पाते, ठीक है। फिर 1804 में ये क्या करते हैं, 1803 में भूकंप आता है, तो 1804 में क्या करते हैं, ये खगबुड़ा मैदान में युद्ध करते हैं, तो यहाँ पे जीत जाते हैं, और फिर यहाँ पे गढ़वाल में इनका क्या होता है, शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर 1803 में क्या होता है, भूकंप के बाद आक्रमण में राजवंश से अंत कर दिया जाता है, ठीक है। राजवंश का अंत किया, प्रद्युमन शाह यहाँ पे हार जाते हैं 4 मई को, ठीक है, 1804 को, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 11 साल के लिए 1815 तक यहाँ शासन गोरखाओं का रहता है। फिर सुदर्शन शाह अंग्रेजों को लाते हैं। फिर आगे स्लाइड में हम जब टिहरी के गवर्नरेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा चीजों को क्लियर कर लेंगे आगे क्या होता है करके, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने पढ़ा, उसके बारे में हम एक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन टाइप में। देखिए पहली बात, शासक महिपति था, उपाधि उपनाम इनको गर्भभंजन कहते हैं, अक्कड़ राजा कहते हैं, और यही मैंने जब बताया था आपको, माधव सिंह भंडारी आएंगे तो गर्भ भंजक हो जाएंगे, यहाँ पे क और नौ में अंतर होता है, ठीक है। अक्कड़ राजा भी इनको कहा जाता है क्योंकि किसी के सुनते नहीं थे, तो जो मुगल शासन थे उनके द्वारा इनको अक्कड़ राजा कहा गया। प्रमुख समकालीन शक्ति की बात करूं, मुगल और तिब्बत, तिब्बत पे दाफा प्रांत में इनने विजय प्राप्त की थी। तिब्बत पर सफल आक्रमण भी महिपत शाह ने यहाँ पे किए थे, ठीक है। इंपोर्टेंट स्लाइड है, अगर ये पूरी स्लाइड अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको चीजें रिकॉल यहाँ पे हो जाएंगी। रानी कर्णावती की बात करूं तो नागकटी की रानी जानी जाती है। मुगल शासक जो नवाजत खां थे उनको हराया था, और मुगल सेना को दून घाटी में पराजित किया था, करणपुर शहर इनके बनवाया था, नहरों का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। फतेह शाह की बात करूं तो गढ़वाल का अकबर या शिवाजी कहा जाता है, क्योंकि इनके राज्य में नवरत्न भी थे, ठीक है, और इनके द्वारा काफी अच्छे से इनके टाइम को यहाँ पे क्या कहा जाता है, कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। सिख गुरु गोविंद सिंह आते हैं, उनके साथ स्वर्णकाल, नवरत्न, भंगाड़ी का युद्ध इनके बीच में क्यों होता है, सिखों के साथ यहाँ पे होता है, ठीक है। प्रदीप शाह की बात करूं तो देखिए प्रदीप शाह के समय को कहा जाता है मित्रता काल कहा जाता है, कुमाऊं गढ़वाल में अच्छे संबंध थे यहाँ पे, ठीक है। रोहिला अली मोहम्मद का आक्रमण होता है, 1743 का विनाशकारी रोहिला आक्रमण के साथ देखने को मिलता है, और सबसे इंपोर्टेंट पूछा जाता है गढ़वाल और कुमाऊं में मैत्री संबंध प्रदेश के टाइम पे यहाँ पे थे। फिर आते हैं ललित शाह, कुमाऊं मोहनचंद के साथ ही के समकालीन माने जाते हैं, और बगवाली पोखर युद्ध में कुमाऊं पर विजय इनके द्वारा प्राप्ति यहाँ पे की गई थी। फिर आते हैं प्रद्युमन शाह, गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सी बार बार मतलब इनके शासनकाल में युद्ध होते रहे थे, ठीक है। गोरखाओं के द्वारा इनको हराया जाता है, समकालीन भी थे, और 1804 में खगबुड़ा के युद्ध में इनकी वीरगति को प्राप्ति ये हो गए थे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, तो आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से आपके डेली बेसिस पे वीडियो आने वाली है, और जल्दी हम क्या करेंगे, अब पूरे चैप्टर को एक पार्ट में लेके जाएंगे, पूरा जो चैप्टर होगा एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो 1 घंटे की बने 1.5 घंटे की बने, तो आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।